फ्रेंड्स, सो विजन आईएएस टेस्ट सीरीज के इस सीरीज में हमारा तीसरा वीडियो आ गया है। तो ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछ रहा है कि भारत का संविधान उपयुक्त में से कितने राज्यों के लिए जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ऑप्शन है एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन तीनों के लिए करता है, लेकिन बिहार के लिए 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 में बिहार को इससे बाहर कर दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन सी। दूसरे क्वेश्चन में पूछा कि भारत में विधिक न्यायशास्त्र के संदर्भ में वचन विबंधन का सिद्धांत ये क्या है। तो एक विधिक अवधारणा है जो संविधात्मक विधियों से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि कथन दिया और बताना है कौन सा कथन सही है। तो लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में मतदान नहीं कर सकता है, किंतु मतों की बराबरी की स्थिति में वो निर्णायक मत दे सकते हैं। तो यह कथन सही है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पहली बार में मतदान न करना उसके पद को निष्पक्ष बनाता है। तो यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अवकाश पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो यह संसद के 17वें साल और नए सत्र में इसके पुनः सम्मिलित होने के बीच की अवधि है, जिसे अवकाश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्षरित यूरेनियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा सही है। तो इसमें बोल रहा है कि यह संवर्धित यूरेनियम के उत्पादन की प्रक्रिया का एक उपोत्पाद है। तो यह बिल्कुल सही है। यह अत्यधिक रेडियोधर्मी होता है और अनवरत नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम है। तो यह गलत है। अत्यधिक नहीं, जबकि न्यून होता है और अनवरत नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न करने में अक्षम है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। क्वेश्चन नंबर 6 में सुर्खियों में ज्वालामुखी और देश दिया है, बताना है कौन सा सही सुनिश्चित है। तो माउंट मेरापी केन्या में नहीं है। माउंट मेरापी जो है वो इंडोनेशिया में है, और तनागा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ना कि इंडोनेशिया में। और सिवेलूस जो है वो रूस में है, ना कि कोलंबिया में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कितने कार्य राज्य सचिवालय द्वारा किए जाते हैं। हमको इसमें से ये बताना है। तो मसौदा कानून और नियम एवं विनियमन तैयार करना, नीति निर्माण में मंत्रियों की सहायता करना, बजट निर्माण और व्यय पर नियंत्रण करना, भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों से संपर्क बनाए रखना। तो ये सारे कार्य राज्य सचिवालय द्वारा किए जाते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सभी चारों। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो यह यदि लोकसभा में किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो तो वह प्रधानमंत्री की नियुक्त कर सकता है, सही है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत सिद्ध न कर पाई तो वह मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं, यह भी सही है। यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया हो तो वह लोकसभा को भंग कर सकता है, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी तीनों। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और बताया कितने सही है। तो ऐसे संशोधन जिनके कारण सदनों के बीच अंतिम सहमति नहीं बन पाई है, संयुक्त बैठक के दौरान प्रस्तावित नहीं किए जाएंगे। तो ये गलत है। ऐसे संशोधन ही प्रस्तावित किए जाएंगे जिनमें सदनों के बीच अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि इसका प्रावधान केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर लागू होता है, धन विधेयक या संविधान संशोधन पर नहीं। तो यह बिल्कुल सही है। इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंगीकृत किया गया है। तो एक कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि भारत में जैव ईंधन के व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कितने सही है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्रों से जैव ईंधन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये गलत है। प्रतिबंध लगा नहीं दिया गया, प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे में है कि जैव ईंधन के आयात और निर्यात दोनों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोल रहा है कि संसद को भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, किंतु राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई अधिनियम कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। निम्न में से किन राज्यों के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास इस प्रकार की शक्ति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम में राज्यपाल के पास यह शक्ति है, ना कि राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि भारत के रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहे पाल्म 400 क्या है। तो यह PALM 400। तो यह एक अटैक ड्रोन है। इसको भारतीय थल सेना ने पोखरण में इसका परीक्षण किया है, और यह प्रिंसीजन अटैक लोइटरिंग मिशन का संक्षिप्त रूप है। यह एक लंबी दूरी का उच्च परिशुद्धता वाली भ्रमणकारी युद्ध सामग्री प्रणाली है। तो यह एक अटैक ड्रोन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संदर्भ में कथन दिया है, बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका कथन 1 है कि उसे राज्यसभा के सभी तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत संकल्प के माध्यम से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही। यह संकल्प कम से कम 14 दिन की अग्रिम सूचना देकर केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में बिल्कुल सही। संविधान में उसे हटाने के बारे में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया, तो ये भी सही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी तीनों। क्वेश्चन नंबर 14 में GI टैग वाले उत्पाद और उससे संबंधित राज्य और बताना कितने सही सुमेलित है। तो इसमें सुंदरजा आम मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, यह रीवा में होता है। बसोहली चित्रकला उत्तराखंड में नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ जिला में होता है। तो ये गलत हो जाएगा। नगरी दुबराज चावल ये असम में नहीं होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। तो इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन ए, केवल 1। और नगरी दुबराज के अलावा जीरा फूल चावल भी छत्तीसगढ़ में होता है, जिसको GI टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि हाल ही सुर्खियों में ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स का उद्देश्य क्या है। तो ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स का उद्देश्य यूक्रेन को सैन्य सहायता और समर्थन प्रदान करना है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो मूल संविधान में प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। तो यह बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। मूल संविधान में प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाएगा। इस जटिल प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भारत के महालेखा परीक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों का विचार करना, बताना कौन सा सही है। तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर लगे अधिपत्र द्वारा की जाती है और इसके लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन किसी अन्य पद पर नियोजन हेतु पात्र है। तो कथन 1 तो सही है, किंतु कथन 2 गलत है क्योंकि वो पात्र नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 18 है कि केंद्र सरकार की परिसंपत्ति को राज्य या राज्य के भीतर किसी भी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी करों से छूट प्रदान की गई है। तो यह बिल्कुल सही है। राज्य में स्थित राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों की परिसंपत्तियों और आय को केंद्रीय कराधान से छूट प्रदान की गई है। स्थानीय सरकार की परिसंपत्तियों को केंद्रीय कराधान से छूट प्रदान नहीं है, इसलिए कथन 2 गलत हो जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि भारत के संसद में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताया कौन सा सही है। तो राज्यसभा के अंतर्गत आने वाले DRSC में केवल राज्यसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं, तो ये गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। तो ये कथन गलत है। दूसरा कथन है कि ये संबंधित मंत्रालय या विभाग के अनुदान की मांग से संबंधित कटौती प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, तो ये कथन गलत है, किसी प्रकार की कटौती प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जिसमें बोल रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताया कौन सा सही है। तो अमेरिका इस व्यापार समझौते का सदस्य नहीं है, तो यह बिल्कुल सही है। इसमें सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, पेरू, मैक्सिको और न्यूजीलैंड। इसमें टोटल 11 देश हैं जिन्होंने मुक्त व्यापार समझौता पे हस्ताक्षर किया। दूसरा है कि इसकी संयुक्त GDP क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की GDP से अधिक है, तो यह गलत है, कम है, अधिक नहीं कम है। और तीसरा पूछा कि यह समझौता 2023 में लागू हुआ, तो ये भी गलत है, 2018 में लागू हुआ। तो आइए इसकी GDP देख लेते हैं। तो इसकी GDP है, जो RCEP की GDP है वो लगभग 31% है, जबकि जो CPTPP की GDP है वो 13.5% है वैश्विक GDP में है। तो यह दूसरा कथन गलत हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 252 राज्यों द्वारा अनुरोध किए जाने पर राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है। इस संदर्भ में विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो इस प्रकार अधिनियमित किया गया कानून केवल उन राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून में केवल संसद द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है, तो यह भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसका कौन सा सही है। तो इसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई थी, तो यह कथन गलत है क्योंकि इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत भूमि संसाधन विभाग ने आरंभ किया था। दूसरा है कि यह नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से भूमि खरीदने में सक्षम बनाती है, तो यह बिल्कुल सही है। इसके अलावा ULPIN एक विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। यह किसी भूखंड को आवंटित एक 14 अंकीय पहचान संख्या है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में लिक्विड 3 या लिक्विड 3 का उपयोग किया जाता है, तो यह किस लिए किया जाता है। तो ये इसका उपयोग किया जाता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए। इसको बेलग्रेड सर्बिया ने आरंभ किया था। तो यह कार्य क्या करता है, तो लिक्विड 3 में जल भरा होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को आबद्ध करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शुद्ध ऑक्सीजन का उत्पादन करके वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु सूक्ष्म शैवाल का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के अधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो उसे संसद के किसी एक सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करने और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही। उसे यह अधिकार आर्टिकल 86 के तहत प्राप्त है। और कथन 2 बोल रहा है कि उसे किसी भी लंबित विधेयक के संबंध में संसद के किसी भी सदन को संदेश भेजने का अधिकार है तथा वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। तो यह भी इसको आर्टिकल 86 क्लॉज 2 से प्राप्त है और A86 क्लॉज 1 से प्राप्त है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है कि कितने स्थानों पर प्रत्येक वर्ष शून्य छाया दिवस का अनुभव होता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु पर वर्ष में 2 बार शून्य छाया दिवस घटित होता है। यह परिघटना पृथ्वी के इसके अक्ष पर झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण घटित होता है। दिल्ली कर्क रेखा से ऊपर 28 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है, इसलिए यहाँ शून्य छाया दिवस अनुभव नहीं किया जा सकता, जबकि बेंगलुरु जिसका अक्षांश बेंगलुरु और हैदराबाद में दिखता है। हैदराबाद का अक्षांश 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है और हैदराबाद में हाल ही में शून्य छाया दिवस का अनुभव किया गया है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2, बेंगलुरु और हैदराबाद।
क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि किसी राज्य के मुख्य सचिव के पद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो मुख्य सचिव सामान्य प्रशासनिक विभाग का प्रमुख होता है, इसका राजनीतिक प्रमुख स्वयं मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल सही। राज्य के प्रशासन में उसके कर्तव्यों और शक्तियों का दायरा केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कैबिनेट सचिव की तुलना में कम होता है, तो यह गलत है। केंद्र में ऐसा कोई पद नहीं होता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कितने सही है। तो यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि यह प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, तो यह गलत है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ना कि केंद्र सरकार को। तीसरा बोला कि इस आयोग को 1964 में सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो ये भी गलत है। इसको 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम को लागू करते हुए सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था, जबकि इसका गठन 1964 में हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है केवल एक। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है और उसे इन शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करने का अधिकार देता है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 77 के अनुसार केंद्र सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा, तो यह भी सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कितने सही है। तो सॉलिसिटर जनरल भारत में महान्यायवादी के बाद दूसरा सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, बिल्कुल सही। भारत के संविधान में सॉलिसिटर जनरल के पद का उल्लेख नहीं किया गया, भी सही है। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के महान्यायवादी की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, तो यह गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो, बताएं कौन सा सही है। तो सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत मंत्रालय ने इंटरनेट कंटेंट पर भी अपनी नियामक शक्तियों का विस्तार किया है, बिल्कुल सही। प्रसार भारती इस मंत्रालय के तहत एक सांविधिक और स्वायत्त निकाय है, तो यह भी कथन सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि निम्न कार्यकारी पदों पर विचार करें और बताएं कितने पदों को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि भारत के महान्यायवादी और मंत्रिपरिषद को यह प्राप्त है, तो इसका हो जाएगा बी, केवल 2। राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होता है, और पितु संविधान का अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सही है। तो इसके पास मौजूदा राष्ट्राध्यक्षों को गिरफ्तार करने या उन पर मुकदमा चलाने की कोई शक्ति नहीं है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत की गई थी, तो यह कथन गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा नहीं, रोम संविधि के द्वारा किया गया था। तीसरा है कि इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो यह बिल्कुल सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि अंतरिक्ष के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा ओवरव्यू इफेक्ट का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो यह अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते समय अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव किया गया संज्ञानात्मक बदलाव है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताया कि कितने सही है। तो यह मुख्य रूप से मंत्रिमंडल के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री से जुड़े कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, तो यह कथन गलत है। दूसरा है कि यह प्रधान सचिव पीएमओ का प्रशासनिक प्रमुख होता है, तो बिल्कुल सही। तीसरा है कि पीएमओ को भारत सरकार के तहत न तो संवैधानिक और न ही विभागीय दर्जा प्राप्त है, तो यह भी गलत है। चौथे में बोल रहा है कि नेशनल अथॉरिटी केमिकल्स वेपन कन्वेंशन पीएमओ के अधीन कार्य करता है, तो यह भी गलत है। यह भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत एक कार्यालय है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें बोला जाए कि राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, बताइए कौन सा सही है। तो राज्यपाल राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री को प्राप्त बहुमत के संबंध में अपने व्यक्तिपूर्वक अनुमान के आधार पर अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, गलत। दूसरा में कि एक मंत्री जो राज्य विधानमंडल के एक सदन का सदस्य हो, जो दूसरे सदन के कार्य में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार है, तो भाग लेने का है, मतदान करने का नहीं, तो यह भी गलत। तो इसका ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है कि कितने में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के दायरे से बाहर है। तो मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र और मणिपुर के कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी इससे बाहर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 37 में भारत में ऑनलाइन गेमिंग नियमों के संदर्भ में पूछ रहा है, बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑनलाइन गेम पद को किसी भी नियम में परिभाषित नहीं किया गया, तो ये गलत है, परिभाषित किया गया है। दूसरा है कि ऐसे ऑनलाइन गेम जिनमें किसी प्रकार का जुआ शामिल है प्रतिबंधित है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो इसका जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि भारतीय संसद में व्हीप के पद के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका है कि इसका उल्लेख सदन के नियमों में किया गया है, तो यह गलत है, व्हीप का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। दूसरा है कि प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में संसद में अपना व्हीप होता है, बिल्कुल भाई। व्हीप के नेतृत्व का उल्लंघन करने पर सदन की सदस्यता निलंबित की जा सकती है, तो ये भी सही है, तो इसका जवाब बी, केवल 2। तो क्वेश्चन नंबर 39, भारत के प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कितना सही है। तो भारत का संविधान के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना हो, बिल्कुल सही। कार्यकारी प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए लोकपाल द्वारा किसी भी जांच से छूट प्राप्त होता है, तो यह गलत है। लोकपाल द्वारा प्रधानमंत्री, कार्यकारी प्रधानमंत्री या अन्य प्रधानमंत्री ग्रुप ए, बी, सी, डी के अधिकारी इन सब इसके दायरे में आते हैं, तो किसी को छूट नहीं प्राप्त होता है। तीसरा है कि प्रधानमंत्री सरकार के कार्य संचालन के लिए अलग अलग मंत्रालयों का सृजन करता है, तो प्रधानमंत्री नहीं करता, राष्ट्रपति करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1।
क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य बना दिया गया। बिल्कुल सही। दूसरा कथन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया था। तो यह भी सही है। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है विधेयक को, लेकिन दोबारा जब मंत्रिपरिषद उसको पास करके भेजे, उसमें कुछ संशोधन करके या बिना संशोधन किए, तो वो बाध्यकारी हो जाता है राष्ट्रपति के लिए। तो दोनों कथन सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है कि मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कितना सही है। तो यह इसका उल्लेख मूलतः संविधान में किया गया था, तो यह कथन गलत है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। दूसरा, ये दो प्रकार की होती है, स्थायी और तदर्थ। ये बिल्कुल सही है। और गैर कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन भी केवल दो। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है कि जीएसटी परिषद वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए गठित एक संवैधानिक निकाय। बिल्कुल सही। इसका आर्टिकल होता है 279 और इसमें सदस्य होते हैं जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, और केंद्रीय राज्य मंत्री जो वित्त होते हैं वो भी शामिल होते हैं। प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभावी मंत्री और किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कथन दो बोल रहा है परिषद द्वारा की गई सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि सार्वजनिक उद्यम समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा सही है। तो यह वर्ष 1964 में जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर गठित की गई थी, तो ये गलत है। जॉन मथाई पर नहीं, जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर गठित नहीं की गई थी, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठित की गई थी। दूसरा, कि समिति का अध्यक्ष लोकसभा से चुने गए सदस्यों से ही नियुक्त किया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब ऑप्शन बी केवल दो। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा कि प्राय सुर्खी में रहने वाली बहुपक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सही है। तो यह WTO से संबंधित विवादों का समाधान करने के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली है। बिल्कुल सही। इसका गठन 2020 में किया गया था और भारत इसका सदस्य नहीं है, तो यह कथन गलत हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए केवल। क्वेश्चन नंबर 45 में लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना और बताना कौन सा सही है। तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी सलाहकारी समिति का अध्यक्ष होता है और इन अनुशंसित नियमों को सदन की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सही है। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। बिल्कुल सही। भारत IFAD का सदस्य नहीं है, गलत है। भारत इसका सदस्य है और यह 1974 में आयोजित पहले विश्व खाद्य सम्मेलन का परिणाम है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो। क्वेश्चन नंबर 47 इसमें पूछा है प्रतिस्पर्धी संघवाद का क्या मतलब होता है। तो यह राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक ऊर्ध्वाधर संबंध को स्वीकार करता है, जबकि राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो इसी को प्रतिस्पर्धी संघवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि भारतीय संसद में दोहरी सदस्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, बताएं कौन सा सही है। तो यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों की सदस्यता के लिए चुना जाता है तो लोकसभा में उसकी सीट स्वतः ही रिक्त हो जाती है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि उसे 10 दिनों के भीतर यह सूचित करना होता है कि वो किस सदन में अपनी सेवाएं देना चाहता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो राज्यसभा में उसकी सीट रिक्त हो जाती है, न कि लोकसभा में। दूसरा कथन है कि यदि कोई सदस्य केंद्रीय संसद एवं राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचित होता है तो वह 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल में अपनी सीट त्याग पत्र नहीं देता है तो संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। तो यह 6 महीने नहीं 14 दिन होगा, तो यह भी गलत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है कि राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो अनुच्छेद 78 के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि राष्ट्रपति को सूचना दे। तो इसमें पहला कथन है कि संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों तथा विधान के प्रस्ताव के बारे में सूचित करने ऐसा ही है। संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों तथा प्रस्तावित विधायकों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं प्रेषित करना बिल्कुल सही। उसे किसी ऐसे मामले को जिसके बारे में किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है किंतु उसके बारे में मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, उसे मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेजना बिल्कुल सही। तो इसका जवाब ऑप्शन सी सभी तीनों। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एसबीयर्ग घोषणा पत्र का संबंध है, तो इसका हो जाएगा उत्तरी सागर की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से। 2022 में डेनमार्क में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन के अंत में बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड ने यह घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इसका उद्देश्य है उत्तरी सागर को यूरोप के ग्रीन पावर प्लांट के रूप में विकसित करना। यह एक अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली पर आधारित है। इस घोषणा पत्र में 2030 तक 150 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता और 20 गीगावाट हरित हाइड्रोजन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत में पवन ऊर्जा रेन 21 रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। फरवरी 2023 तक भारत की कुल संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 42 गीगावाट थी। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि हाल ही में निम्नलिखित संगठनों में से किसने ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन की शुरुआत की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा ने अंतरिक्ष से वायु प्रदूषण की निगरानी हेतु ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन नामक उपकरण अंतरिक्ष में स्थापित किया है। इसके हिसाब से अमेरिकी वैज्ञानिक दिन में प्रति घंटे के आधार पर समस्त उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषकों एवं उसके उत्सर्जन के स्रोत तथा इसकी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर सकेंगे। यह उपकरण एक यूवी दृश्यमान स्पेक्ट्रोमीटर है। वायु प्रदूषकों की निगरानी करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष आधारित उपकरण होगा। यह ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों के उच्च रिवोल्यूशन वाली माप को एकत्र करेगा। यह वायुमंडलीय प्रदूषण को 10 वर्ग किलोमीटर या आसपास के स्तर के स्थानिक रिजोल्यूशन तक मापने में सक्षम होगा।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाली ग्रेविटी बैटरियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह गुरुत्वीय तरंगों से ऊर्जा का प्रयोग में लाने के साथ साथ उनका भंडारण कर सकती है, तो यह गलत है। ग्रेविटी बैटरी एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा भंडारण प्रणाली है जो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का भंडारण करती है। इस बैटरी को गुरुत्वीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा है कि परित्यक्त और बंद हो चुकी खदानें को ग्रेविटी बैटरियों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो एक सही है। तो इसका ऑप्शन भी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सा सही है। तो इसका गठन वित्त मंत्रालय के अधीन एक सलाहकारी निकाय के रूप में किया गया था, तो यह गलत है। इसका गठन 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में किया गया था। 1985 में इसका नाम कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया और यह एक सलाहकारी निकाय है जो भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंध है। दूसरा है कि यह एक विशेषज्ञता प्राप्त निकाय है जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को अधिसूचित खरीफ और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करती है। बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन भी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें कथन दिया है तो बताना है कितने सही हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में वृद्धि के लिए राज्य विधानसभा और विधान परिषद के लिए समान शक्तियां प्राप्त है। यह कथन बिल्कुल सही है। जब किसी साधारण विधेयक को जिसे राज्य विधान परिषद में पेश किया गया हो और विधानसभा में भेजा गया, विधानसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए परिषद में भेजा जाता है, तो यह कथन गलत है। पुनर्विचार के लिए वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। तीसरा कथन है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन में राज्य विधान परिषद का कोई प्रभावी अधिकार नहीं है, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब ऑप्शन भी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 55 में कथन दिया बताना कितने सही है। तो सरकारी विधेयक को एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक को मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। बिल्कुल सही। सरकारी विधेयकों को पेश करने के लिए 7 दिनों की नोटिस की आवश्यकता होती है, जबकि गैर सरकारी विधेयकों को पेश करने के लिए 15 दिनों की नोटिस नहीं है, 30 दिनों का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। क्वेश्चन नंबर 56 में है चिकित्सा विज्ञान से संबंधित प्रोटॉन बीम थेरेपी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना, बताना कि इसमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है। तो इसका हो जाएगा पारंपरिक विकिरण थेरेपी की तुलना में विकिरण का अधिक सटीक डोज प्रदान करती है। सामान्य तौर पर विकिरण थेरेपी के अन्य प्रकारों की तुलना में प्रोटॉन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, क्योंकि इसमें विकिरण को बड़ी सटीकता से सीधे ट्यूमर पर लक्षित किया जाता है, जिससे शरीर के अन्य ऊतकों को कम क्षति पहुंचती है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 57 है कि आनुवंशिकी के संदर्भ में काइमेरा क्या है। तो यह एक ऐसा जीव जिसकी कोशिकाएं 2 या 2 से अधिक युग्मजनों से प्राप्त होती है, उसे काइमेरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है कि कथन 1, 2 और 3 दिए हैं, दो दिया और बताना कौन सा सही है। तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित। बिल्कुल सही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है। कथन गलत है। 359 नहीं 358 होगा। तो कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है कि संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, बताएं कौन सा सही नहीं है। तो कथन 1 है कि मंत्रिमंडल सचिव भारत में सिविल सेवा का भी प्रमुख होता है। बिल्कुल सही। और मंत्रिमंडल सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, तो यह भी सही है। तो चूंकि इसमें सही नहीं पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सही है। तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा आयोग की प्रमुख वित्तीय शाखा के रूप में कार्य करती है, तो यह गलत है। अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा संरक्षण आयोग के अंतर्राष्ट्रीय कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कोच्चि द्वारा की गई है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा 1982 में की गई थी। इसका उद्देश्य अंटार्कटिक समुद्री जीवन का संरक्षण करना था। ठीक। उसके बाद इसमें है कि भारत इस आयोग का सदस्य नहीं है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि भारत इस आयोग का सदस्य है। और पहला भी गलत है क्योंकि यह वित्तीय शाखा के रूप में कार्य नहीं करते। तो इसका ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है कि अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में JUIC मिशन जो संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताया कि कौन सा सही है। तो इसका उद्देश्य मंगल और उसके 2 चंद्रमा फोबोज और डिमोस का अध्ययन करना, तो यह कथन गलत है। यह बृहस्पति और महासागरों की उपस्थिति वाले इसके 3 बड़े चंद्रमा का विस्तृत अवलोकन करेगा। यह चंद्रमा गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा है। इसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह भी गलत है क्योंकि इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे एजियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। ठीक। और यह अपनी यात्रा 8 वर्षों में पूरा करेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। और यूरोपियन स्पेस एनर्जी का जो कॉस्मिक विजन 2015 से 25 कार्यक्रम था, यह उसका पहला व्यापक मिशन है और ये 2031 में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। और साथ ही साथ यह यान शुक्र, पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली की गुरुत्वाकर्षण सहायता का उपयोग करेगा अपनी यात्रा के दौरान। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 62 इसमें पूछा है भारत के संचित निधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह एक ऐसी निधि है जिसमें सभी प्राप्तियां उधार ली जाती है और भुगतान जमा किया जाता है। तो यह बिल्कुल सही। संसद द्वारा अनुमति मिलने तक अप्रत्याशित व्ययों को पूरा करना राष्ट्रपति के अधीन है, तो यह गलत है। इस निधि से कोई धन संसदीय विधि के अलावा किसी अन्य विधि से विनियोजित नहीं किया जा सकता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 63 हाल ही में सुर्खियों में रहा महाजन आयोग संबंधित है। तो महाजन आयोग महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सीमा विवाद का समाधान करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा कि लोकसभा की संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताया कि कौन सा सही है। तो प्रत्येक राज्य को कुछ सीटों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात
सभी राज्यों के लिए समान हो, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया गया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या का उसके लिए आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में समान होती है, यह भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय कराधान में आर्म्स लेंथ सिद्धांत ALP का सटीक वर्णन करता है। तो यह इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित पक्षों के बीच लेन देन की कीमत इस प्रकार निर्धारित की जाए जैसे कि वे स्वतंत्र और असंबद्ध संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले भारतीयों के संबंध में संसद के पास संघ सूची में किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है तथा राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों के संबंध में साझा शक्ति है। तो यह कथन गलत है। कथन 2 है कि समवर्ती सूची के संबंध में संसद द्वारा पहले या बाद में बनाए गए कानून राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून पर अभिभावी होते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो ये गलत है किंतु 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें भारतीय संसद के सदस्यों की शपथ एवं प्रतिज्ञान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो संविधान की तीसरी अनुसूची देश में राष्ट्रपति के साथ सदस्यों की शपथ का प्रदान करता है। तो यह कथन गलत है क्योंकि राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 के तहत होता है, ना कि तीसरी अनुसूची के तहत। दूसरा, एक व्यक्ति को निर्धारित शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले सदन में सदस्य के रूप में बैठने के या मत देने से पहले प्रत्येक दिन 500 रुपये जुर्माना भरना होता है। तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस निगरानी और संरचना को लॉन्च किया गया था। तो इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो नगर पालिका का सदस्य बनने हेतु अहिर्तित होने के लिए व्यक्ति को 25 वर्ष की आयु प्राप्त करना अनिवार्य है। तो कथन 1 सही नहीं है। कथन 2 में पूछ रहा है कि नगर पालिका को सभी निर्वाचन प्रक्रियाओं की देखरेख, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्त होगी। तो यह सही है। तो इसका ऑप्शन बी, केवल 2। ये 25 वर्ष नहीं 21 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें विभाग और कार्य दिए हुए हैं और बताना कि कौन सा सही सुमेलित है। तो आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय बजट की तैयारी, बिल्कुल सही। व्यय विभाग वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना, बिल्कुल सही। राजस्व विभाग अफीम के उत्पादन और इसके उत्पादों की बिक्री और निर्यात पर नियंत्रण, यह भी बिल्कुल सही है। वित्तीय सेवा विभाग तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, तो यह बिल्कुल सही। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें पूछ रहा है केंद्र सरकार में एक राज्य मंत्री होता है। तो केंद्र सरकार में एक राज्य मंत्री एक कैबिनेट मंत्री होता है, केंद्रीय मंत्री परिषद का सदस्य होता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यह राष्ट्रपति होगा, ये तो सही है। यह कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, केवल 1, क्योंकि ये राज्य मंत्री केंद्रीय परिषद का सदस्य होते हैं और राज्य मंत्रियों को मंत्रालय विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। तो उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है। तो यह हो जाएगा, मंत्री परिषद में राज्य मंत्री होते हैं लेकिन कैबिनेट मंत्री नहीं होते। मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणी होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो इसका ऑप्शन है केवल 1 सही समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो अनुच्छेद 239 ए के द्वारा एस बालाकृष्णन समिति की अनुशंसा के आधार पर दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। यह बिल्कुल सही है और इसी के तहत दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। दूसरा है संसद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून नहीं बना सकता। तो यह गलत है क्योंकि भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था के संबंध में संसद कानून बना सकता है। तो ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के सदस्य है। तो इसमें श्रीलंका, भारत, सेशल्स इसका सदस्य नहीं है। तो CSC का गठन 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था और बाद में मॉरिशस इसमें चौथे सदस्य के रूप में शामिल है। बांग्लादेश और सेशल्स इसमें पर्यवेक्षक देशों के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा कि भारत में शत्रु संपत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो इसमें दिया है कि गृह मंत्रालय शत्रु संपत्ति के समग्र प्रबंधन और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। तो यह गलत है क्योंकि शत्रु संपत्ति अधिनियम के अनुसार भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक को भारत में शत्रु संपत्ति के प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार दिया गया, न कि गृह मंत्रालय को। दूसरा कथन है कि इसे सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत मुद्रीकृत किया गया था। तो सरकार ने अब तक 12,611 अचल शत्रु संपत्ति में से किसी का भी मुद्रीकरण नहीं किया गया। इसका जवाब ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन का उद्देश्य क्या है। तो दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिदेशित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अल्प विकसित देशों की सहायता करना है। यह एक 10 वर्षीय योजना है जो 2022 से 2031 तक है। इसका उद्देश्य विश्व के 46 सबसे कमजोर देशों को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर लाना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए
वह बताइए कौन सा सही है। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो ये 1 माह नहीं 2 माह होगा। दूसरा, वित्तीय आपातकाल को एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त हो जाए तो यह अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। बिल्कुल सही। तीसरा, कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को छोड़कर संघ की सेवा में लगे किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है। तो यह कथन गलत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भी उसमें शामिल है। तो इसका जवाब ऑप्शन है केवल। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो यह अनुच्छेद 75 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के द्वारा की जाती है। यह गलत है। कथन 2 बोल रहा है कि किसी भी आर्थिक मुद्दे का स्वतः संज्ञान लेकर विश्लेषण कर सकते हैं और प्रधानमंत्री को सलाह दे सकते हैं। बिल्कुल सही। यह प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंध है। गलत है क्योंकि यह किसी भी मंत्रालय से संबंध नहीं है, एक स्वतंत्र निकाय है और इसके अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। इस समय इसके अध्यक्ष विवेक देवराय। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहे हैं केंद्र द्वारा उद्गृहित लेकिन राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सही है। तो ऐसे शुल्क भारत सरकार द्वारा संग्रहित किए जाते हैं तथा उन्हें किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जा सकता है। बिल्कुल सही। किसी भी राज्य के भीतर उद्गृहित किए गए ऐसे शुल्कों से प्राप्त आय भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होती है। तो यह भी बिल्कुल सही है, भारत की नहीं राज्य के संचित निधि का हिस्सा होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के आधार में से एक के रूप में मूल पद आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह पद से प्रतिस्थापित किया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह के पद को प्रतिस्थापित किया गया था। जब पहली बार इमरजेंसी लगा था उसके बाद यह किया। क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहा है कि मुख्यमंत्री के पद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कितने सही है। तो यह कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। यह बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। गलत है, विधानसभा द्वारा निर्धारित होते हैं। मुख्यमंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेता है। तो यह बिल्कुल सही है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाए जाने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। तो यह गलत है क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, न कि राज्यपाल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 82 इसमें बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति के लिए पंचायतों में सीटों का आरक्षण लागू नहीं है। तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि 83 संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अनुच्छेद 243 में यह संशोधन किया गया कि अरुणाचल प्रदेश में पूर्णतया देशज जनजाति लोग रहते हैं और यहाँ अनुसूचित जाति के लोग नहीं रहते। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है और एक दूसरे की व्याख्या करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है कि प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही नहीं है। तो यह प्रक्रिया के नियमों में उल्लिखित एक भारतीय नवाचार है, तो प्रक्रिया के नियम में उल्लिखित नहीं है। दूसरा है कि यह शून्यकाल के तुरंत बाद प्रारंभ होता है और दिन के निर्धारित एजेंडे तक जारी रहता है। तो यह भी सही नहीं है क्योंकि इसका जब तक संसद का कार्यक्रम शुरू न हो तब तक यह जारी रह सकता है। उसके बाद है कि तारांकित अतारांकित अल्प सूचना प्रश्न तथा गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची क्रमशः सफेद, हरे, पीले रंग और हल्के गुलाबी रंग से मुद्रित होती है। तो यह भी गलत है क्योंकि तारांकित का हरा, अतारांकित का सफेद, अल्प सूचना का हल्का गुलाबी और गैर सरकारी सदस्यों का पीले रंग से मुद्रित होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सभी तीनों, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 इसमें है कि पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 पेशा अधिनियम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो और बताइए कौन सा सही है। तो यह है कि यह भारतीय संविधान के भाग 9 को 6वीं अनुसूची तक विस्तारित करता है। तो यह गलत है। यह 6वीं नहीं 5वीं अनुसूची तक विस्तारित करता है, जिसमें 10 राज्य हैं। इन 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। दूसरा कथन है कि पंचायतों से संबंधित राज्य के सभी कानून वहां के प्रथागत कानून, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथा तथा सामुदायिक संसाधनों के परंपरागत प्रबंधन परिपाटियों के अनुरूप होंगे। तो यह कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि राज्य के राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह लोगों की परंपरा, प्रथा और उनकी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा और संरक्षण करे। तो यह कथन गलत है क्योंकि प्रत्येक ग्राम सभा अपने लोगों की परंपरा एवं प्रथा, उसकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन तथा विवाद निवारण के परंपरागत तरीकों की सुरक्षा एवं संरक्षण करेगी। इसका जवाब ऑप्शन बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा कि राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सा सही है। तो संविधान में राज्य के महाधिवक्ता को हटाने की प्रक्रिया और आधारों को बंधित नहीं किया गया। बिल्कुल सही। 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण करने वाला एक भारतीय नागरिक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए पात्र है। बिल्कुल सही, क्योंकि राज्य के महाधिवक्ता के लिए नियुक्त होने के पात्रता वहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की पात्रता होती है। तीसरा, महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया गया। बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब ऑप्शन सी सभी तीनों। क्वेश्चन नंबर 86 में बोल रहा है कि किसी राज्य में उप मुख्यमंत्री के पद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताया कि कौन सा सही है। तो भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया। बिल्कुल सही। इसका रैंक राज्य में कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है और यह उन सभी लाभों को प्राप्त करता है जिसके लिए कैबिनेट मंत्री हकदार होते हैं। बिल्कुल सही। उप मुख्यमंत्री को आवंटित बजट से अधिक कोई भी व्यय करने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होती है। बिल्कुल सही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सभी तीनों।
क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है कि धन विधेयक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा सही है। तो इसमें केवल भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि करने से संबंधित प्रावधान शामिल है, बिल्कुल सही। दो है कि किसी विधेयक को केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि इसमें जुर्माना या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का प्रावधान शामिल है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस नहीं कर सकते, यह भी कथन सही है, क्योंकि सामान्यतः राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी वह या तो धन विधेयक पे हस्ताक्षर करेगा या फिर उसको खारिज कर देगा, लेकिन उसे वापस नहीं कर सकता। तो यह तीनों कथन बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहा है कि भारत सरकार के कार्य संचालन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो इसमें कि संघ के सभी कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, बिल्कुल सही। मंत्रिमंडल सचिवालय को आवंटित भारत सरकार का कार्य प्रधानमंत्री को आवंटित माना जाएगा, तो यह भी बिल्कुल सही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। इसका आर्टिकल होता है 77, जिसमें दिया रहता है कि संघ के सभी कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 89 में बोल रहा है कि कैंडिडा ऑरिस जो सुर्खियों में है, तो यह क्या है कैंडिडा ऑरिस। तो कैंडिडा ऑरिस जो है वो एक कवक है और यह एक दवा प्रतिरोध और संभावित रूप से घातक कवक है। यह अमेरिका की स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से तेजी से फैल रहा है। इसकी पहचान सर्वप्रथम 2009 में जापान में हुई थी और इसका मृत्यु दर 30 से 60% के बीच होने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछ रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करो और बताएं कि कौन सा सही है। तो समय पूर्व विघटन के पश्चात पुनर्गठित नगर पालिका 5 वर्ष की पूर्ण अवधि तक कार्य न करके केवल बची हुई अवधि के लिए ही कार्य करेगी, बिल्कुल सही। नगर पालिका का विघटन करने से पहले उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो आर्टिकल 243 यू के द्वारा नगर पालिका को यह अधिकार है, इसका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संसद में दल बदल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि वह सदन में अपनी सदस्यता का ग्रहण करने की तारीख से 6 माह बाद किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो ये बिल्कुल सही है। वो 6 माह पहले तक कर सकता है, लेकिन 6 माह बाद वो किसी अन्य दल का नहीं कर सकता। दूसरा है कि IR होलोल मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि दल बदल के संबंध में पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यह IR होलोमन मामला नहीं, जबकि किहोतो होलोमन मामला 1993 में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के हनन का प्रयत्न है। तो अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के आधार पर अयोग्यता संबंधी किसी प्रश्न पर निर्णय देता है तो वह एक अधिकरण की तरह कार्य करता है, तो यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 92, 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्न कथनों 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, बताइए कि कितने समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल होंगे शिक्षा, नापतौल, वन अधिकार और वन अधिकार, विवाह और उत्तराधिकार। शिक्षा, नापतौल, वन अधिकार, इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। पहले राज्य सूची का विषय था। इसके अलावा वन्य जीवन पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय का अतिरिक्त सभी न्यायालय का गठन और संगठन, ये सारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी पांचों। क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषित राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सही है। तो राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन हेतु राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति शासन वापस लेने की राष्ट्रपति की घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वर्ष 1959 में केरल में लगाया गया था, तो यह गलत है। सर्वप्रथम इसका उपयोग पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ पेप्सू राज्य में 1954 में किया गया था, तो इसका ऑप्शन भी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 94, जिला योजना समिति के संदर्भ में पूछ रहा है और हमको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो आइए देखते हैं इसका कथन। तो बोल रहा है कि समिति के सभी सदस्य जिला स्तरीय पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये सभी सदस्य नहीं होते, 4/5 सदस्य होते हैं, तो यह कथन गलत हो जाता है। ग्रामीण और शहरी आबादी का प्रतिनिधित्व समान अनुपात में, तो यह भी गलत होता है, जनसंख्या के अनुपात में होता है, तो इसका जवाब ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है कि किन संस्थाओं में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्यरत होते हैं। तो नीति आयोग में होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इस सभी में राष्ट्रपति अध्यक्ष के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में बोल रहा है कि राज्य दिया गया है और उससे जो विशेष अधिकार है उससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए और बताना कि इसमें से कौन सा सही है। तो मणिपुर दिया है अनुच्छेद 371 ए के तहत, तो ए गलत है। 371 ए में मणिपुर नहीं, नागालैंड है। असम दिया है 371 बी के तहत, तो यह बिल्कुल सही है। जबकि 3 में दिया है कि नागालैंड 371 सी, तो यह भी गलत है क्योंकि यहाँ मणिपुर होगा।
तो ये दोनों एक दूसरे से ऐसे कर, तो इसका हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका 97 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि स्टैंड अप इंडिया योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताइए किसमें से कितने सही हैं। तो इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ये गलत है, क्योंकि यह अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं, महिला होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, तो यह पहला कथन गलत हो जाता है। तो योजना के तहत ऋण केवल ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। और इसमें 1 लाख रुपए तक की कार्यशील पूंजी के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है, तो ये गलत है। 1 लाख नहीं 10 लाख होगा, तो इसका जवाब ऑप्शन है केवल एक। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें भारतीय संघवाद के संदर्भ में प्रादेशिक बंधन का सिद्धांत मुख्य रूप में से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका हो जाएगा राज्य विधानमंडलों की राज्य क्षेत्रातीत कानून बनाने की शक्ति का दायरा निर्धारित करने से। क्वेश्चन नंबर 99 में कथन दिया है, बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें कि छद्म विधायन के सिद्धांत का उपयोग कानून बनाने की प्रश्नों के निर्धारण के मामले में किया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। जब यह निर्धारित करने का प्रश्न आता है क्या कोई विशेष कानून किसी विशेष विषय से संबंधित है, तो न्यायालय मामले के सार और वास्तविक प्रकृति को देखता है, तो यह भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, किंतु यह व्याख्या नहीं करता है। अब आज के अपने अंतिम सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। तो इसमें पूछा है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कार्यों के प्रत्यायोजन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो राज्य सरकार की सहमति से संसद कार्यकारी और विधायी दोनों कार्य राज्यों को प्रत्यायोजित कर सकती है, तो यह गलत है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का कठोर विभाजन किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र अपनी विधायी शक्तियां राज्यों को प्रत्यायोजित नहीं कर सकती है। दूसरा है, किसी राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति से उसे राज्य के किसी भी कार्यकारी कार्य को सौंप सकता है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। तो हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।